जब पहली बार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापी गई तब गणनाओं के बाद रिजल्ट आया ठीक 29,000 फीट। अब ये संख्या कुछ ज़्यादा ही नीट थी, एकदम राउंड अप। सर्वे करने वालों को लगा कि कई लोग इस पर सवाल न उठाने लगे कि आपको इतना एग्जैक्ट कैसे मिला। इसलिए अंत में उन्होंने अपनी तरफ से 2 फीट और जोड़े और इस तरह एवरेस्ट की ऊंचाई 29,002 फीट मानी गई। पहले इसका नाम पीक 15 हुआ करता था, लेकिन इस आंकड़े के बाद जब ये तय हो गया कि ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया, माउंट एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट 1830 से 1843 तक भारत के सर्वेयर जनरल थे। हालांकि इसकी खोज एवरेस्ट ने नहीं की थी, इस पीक 15 की, बल्कि इसे खोजने वाला शख्स एक भारतीय था। कौन था ये शख्स, कैसे हुई एवरेस्ट की खोज, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ऐसे में इसकी खोज की बात आपको अटपटी लग सकती है। जो चीज सारी दुनिया के सामने हो उसे कोई खोज कैसे सकता है? तो यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एवरेस्ट को सबसे पहले देखा किसने। अवश्य हजार लोगों ने देखा होगा, खासकर नेपाल और तिब्बत में। तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा और नेपाल में सागर माथा कहते हैं। इन लोगों को इस पहाड़ के बारे में पता तो था, लेकिन ना ये पता था कि इसकी ऊंचाई कितनी है और ना ये पता था कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ यही है। इस बात का पता चला साल 1852 में। शुरुआत साल 1802 में हुई इस पूरी कवायद की, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के सर्वे का काम शुरू करवाया। इसे द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे भी कहा जाता है। इस सर्वे में हिमालय की ऊंचाई का पता लगाना भी शामिल था, लेकिन इस काम में एक अड़चन थी। नेपाल और तिब्बत, ये दोनों राज्य अपने यहाँ विदेशियों को नहीं घुसने देते थे। 1830 में सर्वे किसी तरह नेपाल और भारत की सीमा तक पहुंचा। आगे जाने की इजाजत लेकिन नहीं थी, इसलिए तराई के इलाकों से सर्वे का काम किया गया। सर्वे के काम में दिक्कतें थी बहुत सारी, मसलन ठंडे मौसम के चलते साल में केवल 3 महीने सर्वे हो पाता। ऊपर से मलेरिया आदि बीमारियों का डर हमेशा बना रहता, जिसके चलते हिमालय का सर्वे करने में लंबा वक्त लगा। 1843 में एंड्रू स्कॉट वॉ नए सर्वेयर जनरल बने। उन्होंने बिहार में भागलपुर, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत और पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग से सर्वे का काम शुरू करवाया। सर्वे के तहत 1847 में कंचनजंगा की ऊंचाई नाप ली गई, जो 28,000 फीट से कुछ ऊपर की थी। इसी दौरान एंड्रू स्कॉट को कंचनजंगा के पीछे एक और चोटी नजर आई, जो लगभग 230 किलोमीटर दूर लग रही थी। स्कॉट के सहायक जॉन आर्मस्ट्रांग ने एक दूसरी जगह से इस पीक को देखा और इसे नाम दिया पीक बी। वॉन ने तब अपनी डायरी में नोट लिखा था कि बी नाम की पीक कंचनजंगा से ऊंची दिखाई दे रही है। इस बात को वेरीफाई करने के लिए और मेजरमेंट्स की जरूरत थी। वॉन ने जेम्स निकलसन नाम के एक अधिकारी को और मेजरमेंट्स लेने के लिए भेजा। निकलसन ने 5 अलग अलग स्थानों से 30 ऑब्जर्वेशन किए। शुरुआती गणनाओं से निकलसन ने बी पीक की ऊंचाई 30,200 फीट निकाली, लेकिन इस दौरान उनसे एक गलती भी हुई। पीक की ऊंचाई नापते वक्त रिफ्रैक्शन को ध्यान में रखना पड़ता है। निकलसन ने ध्यान नहीं रखा, इसलिए उनका सारा डेटा गड़बड़ा गया। निकलसन आगे कुछ करते उससे पहले ही उन्हें मलेरिया के चलते वापस लौटना पड़ा। आगे की गणनाओं के लिए उन्होंने पीक बी का नाम 15 रखा, पीक 15। अभी आपने रिफ्रैक्शन के बारे में सुना। रिफ्रैक्शन दरअसल चीज़ क्या है कि जब हवा में या किसी भी मीडियम में लाइट एंटर करती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। इसका मतलब आप सीधे नहीं देख रहे हैं। जब आप दूर से देख के किसी चीज़ की गणना कर रहे हैं, कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, स्पेशली ऊंचाई के, चौड़ाई के, या कोई माप ले रहे हैं, तब आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना मीडियम है, जितना एटमॉस्फेयर है, उसकी वजह से रिफ्रैक्शन कितना डेवलप हो रहा है, आपको अपने मेजरमेंट्स करने पड़ेंगे करेक्ट। वापस किस्से पे लौटते हैं। पीक बी या पीक 15 की ऊंचाई नापना मुश्किल साबित हो रहा था। फिर साल 1852 में एक शख्स ने यह मुश्किल थोड़ी आसान की। जून की एक दोपहर देहरादून स्थित सर्वेयर ऑफिस में एक शख्स बड़े नाटकीय ढंग से दाखिल हुआ। उसने ऐलान किया कि मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का पता लगा लिया। इस शख्स का नाम था राधानाथ सिकदर। सिकदर का एवरेस्ट की खोज में क्या रोल था, ये जानने के लिए शुरू से उनकी कहानी जानते हैं। राधानाथ बंगाल के रहने वाले थे। साल 1831 में उन्होंने 30 रुपए प्रति माह की तनख्वाह में ब्रिटिश सरकार में नौकरी शुरू की। उन्हें मैथ्स की अच्छी जानकारी थी, इसलिए ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे में भाग लेने के लिए उन्हें देहरादून भेजा गया। कुछ साल देहरादून में काम करने के बाद 1851 में उन्हें कोलकाता भेजा गया, तब कलकत्ता नाम था, जहां उन्होंने हिमालय का सर्वे कर रही टीम को ज्वाइन किया। सिकदर का पद चीफ कंप्यूटर का था। कंप्यूटर मतलब गणना करने वाला। कुछ लोग इन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए डेटा इकट्ठा करते, वहीं इन ह्यूमन कंप्यूटर्स का काम उस डेटा को एनालाइज करना था।
एंड्रू स्कॉट के साथ काम करते हुए उन्होंने दार्जिलिंग से हिमालय की चोटियों का मेजरमेंट शुरू किया। इससे पहले आप सोचें कि जमीन से किसी पहाड़ की ऊंचाई आप कैसे नाप सकते हैं। हम बता दें कि सिर्फ 10th की मैथ्स लगती है, बहुत सिंपल है। एक ट्रायंगल की आप कल्पना कीजिए जिसकी जो ये वाली चोटी है, जो सबसे ऊंचा है, वो पहाड़ की चोटी है, जो उसका वो पॉइंट है, और बाकी 2 बिंदु जमीन पर है। जमीन पर मौजूद 2 बिंदुओं की दूरी आप आसानी से नाप सकते हैं। इसके बाद बस आपको एक और चीज नापनी है, दोनों बिंदु और तीसरे बिंदु से कितना कौन सा एंगल है ऑब्जर्वेशन का। इसके बाद बेसिक बौद्धायन थ्योरम से आप पहाड़ की ऊंचाई नाप लेंगे। एवरेस्ट की ऊंचाई नापने के लिए सिकंदर के योगदान के बारे में इतिहासकार जॉन की लिखते हैं, बहुत संभव है कि सिकंदर की गणनाओं ने ही पहली बार साबित किया कि एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। अपनी किताब एवरेस्ट द माउंटेनियरिंग हिस्ट्री, जिसे एवरेस्ट के इतिहास पर एक प्रामाणिक किताब माना जाता है, उसमें वॉल्ट आंसवर्थ लिखते हैं, एवरेस्ट की ऊंचाई का डेटा जब पहली बार पब्लिश हुआ, उसे पढ़ने से पता चलता है कि सिकंदर की गणना से ही एवरेस्ट की ऊंचाई मापी गई। आंसवर्थ बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे के दौरान जॉर्ज एवरेस्ट राधानाथ सिकंदर के काम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सिकंदर को अपना बायां हाथ मान लिया था। हालांकि किताब में ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि सिकंदर को भारतीय होने के चलते काफी भेदभाव सहना पड़ा। यस, एक वाक्य है, हेनरी थुइलियर नाम के एक अधिकारी कलकत्ता में सर्वे के ऑफिस में हेड होते थे। थुइलियर अपने काम में काफ़ी गलतियां करते थे और परेशान होकर सिकंदर ने हेड ऑफिस के पास एक खत लिखा जिसमें उन्होंने हेनरी थुइलियर को खूब खरी खोटी सुनाई। अब ये हुआ था 1858 में, यानी कि 1857 की क्रांति के ठीक 1 साल बाद। इसलिए सिकंदर के इस खत को नाफरमानी की तरह देखा गया। थुइलियर ने सिकंदर की शिकायत सर्वेयर जनरल से कर दी। जनरल ने सिकंदर से एक माफी भरा खत लिखने को कह दिया। सिकंदर ने खत लिखा भी, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा के लिए माफी मांगी, न कि अपने आरोपों के लिए। उन्होंने कहा कि मेरे बात करने के तरीके में हो सकता है आपने प्रॉब्लम निकाली, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो सही है। सिकंदर की गणनाओं के आधार पर साल 1856 में एवरेस्ट का डेटा एशियाटिक सोसाइटी के आगे पेश किया गया। सर्वेयर जनरल एंड्रू स्कॉट ने एवरेस्ट को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी बताते हुए उसका नाम पूर्व जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखने की सिफारिश की। काफी माथापच्ची के बाद 1865 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया। कमाल की बात यह है कि जॉर्ज एवरेस्ट को हिमालय में कुछ खास दिलचस्पी थी भी नहीं। इतिहासकार जॉन की के अनुसार उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी उसे देखा नहीं और वो खुद भी नहीं चाहते थे कि उनका नाम इस चोटी से जोड़ा जाए। बहरहाल एवरेस्ट को तो इज्जत और रसूख के चलते क्रेडिट मिला, लेकिन इसे खोजने वाले राधानाथ सिकंदर का क्या? साल 1861 में द मैनुअल ऑफ सर्वेइंग फॉर इंडिया नाम से छपी पत्रिका के पहले संस्करण में सिकंदर का नाम बाबू राधानाथ सिकंदर के नाम से दर्ज था और उन्हें कंप्यूटिंग टीम के हेड होने का क्रेडिट भी दिया गया। लेकिन जब 1875 में इस मैनुअल का तीसरा संस्करण छपा, सिकंदर का नाम उसमें से गायब हो चुका था। लिव हिस्ट्री इंडिया नाम की वेबसाइट पर छपे एक आर्टिकल में मयूर मुल्की लिखते हैं कि सदियों बाद 2011 में कुछ शोधकर्ताओं ने सिकंदर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। इस खोज में वो पश्चिम बंगाल में कलकत्ता से कुछ 50 किलोमीटर दूर चंदन नगर पहुंचे। यहाँ उन्हें राधानाथ सिकंदर के नाम पर एक गली का नाम मिला। पता चला कि रिटायरमेंट के बाद वो यहाँ आकर बसे थे और साल 1870 में उनकी मृत्यु हुई। उनका घर और बाकी निशानियां तोड़ी जा चुकी हैं। सिकंदर के योगदान को लंबे समय तक भुलाए रखा गया, लेकिन 21वीं सदी में कई लोग अब एवरेस्ट की खोज में उनके योगदान को नए सिरे से सामने ला रहे हैं। बहरहाल आज का तारीख का ये शानदार एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहिए। इस एपिसोड को लिखा था कमल ने और कैमरे पे इसे जतिन ने रिकॉर्ड किया था। देखते रहिए दी ललन टॉप।